सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है किसको मिली मात। संदर्भ राजस्थान की सियासत का है। एक माह से घोषित सत्ता संघर्ष थम गया है। यह शांति स्थायी है या अस्थायी, सियासत के मैदान में कह पाना मुश्किल ही होता है। बहरहाल करीब एक महीने तक राजस्थान की सियासत में चली उठापटक के बाद बागी सचिन पायलट ने आला कमान से अभयदान हासिल कर लिया तो सूबे की सियासत के धुरंधर अशोक गहलोत को भी अपनी कुर्सी अभी सब सुरक्षित नजर आ रही होगी, क्योंकि बागी रुख दिखा रहे सचिन पायलट को सीएम की कुर्सी तो तुरंत मिलने से रही। अब दुविधा है उन विधायकों की जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की छत्र छाया में गुटियारती कर रहे थे। दोनों नेताओं के संदर्भ में सुलह समझौते के जो आसार बन रहे हैं, उसमें अब इन विधायकों को भी जमावट करनी पड़ेगी। इन्हें सचिन पायलट के साथ में या अशोक गहलोत के साथ में भी अपने संबंधों को ठीक करना पड़ेगा। अब इस पूरे सियासी घटनाक्रम में चतुर खिलाड़ी की तरह भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद से पायलट को अपने पक्ष में करने की हर मुमकिन कोशिश। पायलट के लिए दरवाजे खोले, उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने के सपने भी दिखाए, लेकिन पार्टी के ही में बीजेपी कर नहीं पाई जैसा उसने सोचा। कुल मिलाकर ढाक के 3 पात और नतीजा यह है कि कांग्रेस वापस इकट्ठी है। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में कोई कोशिश अगर थी तो वो सिरे नहीं चढ़ सकी है। समझ नहीं आ रहा है कि पायलट को यह बगावत करके क्या मिला, सिवाय इसके कि उनका उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेशाध्यक्ष का पद जा चुका है। अशोक गहलोत जिन्होंने इतने तेवर दिखाए, सचिन पायलट के इसमें क्या कुछ नहीं कहा, अब वो बात है कि हम गलतफहमी दूर करेंगे, मेरी जिम्मेदारी है, ये उनकी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी कुछ कहने सुनने करने की स्थिति में भी दिखाई नहीं दे रही है। पर इन सबके बीच में यह समझना बड़ा मुश्किल हो गया है कि कुल मिलाकर इसमें जीता हारा कौन। क्या सचिन पायलट जीते, क्या अशोक गहलोत जीते, क्या भारतीय जनता जीती, क्या राहुल गांधी अपना वर्चस्व अपनी कमांड को दिखा पाए, या इन सब के बीच में जनता ही हारने वालों में शामिल रही, जिसने उम्मीदों के साथ में अपना वोट दिया था, अपनी सरकार चुनी थी, पर पिछले एक महीने से चाहे वो सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के तमाम विधायक जनता को छोड़ होटलों में कैद भविष्य के ताने बुनने में व्यस्त रहे। हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में 4 खास मेहमान इस चर्चा में मौजूद रहेंगे और वो हमें नतीजे पर पहुंचाएंगे कि किसको मिली मात। लेकिन जिसको भी मिली हो इसे पहचाने, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा कमाल का है। तकरीबन 200 साल पहले यह विचार सूत्र हमें प्राप्त हुआ था। वर्तमान समय में इतना प्रासंगिक, ऐसी उम्मीद तो हमको भी थी। विचार सूत्र हमें अमेरिका के मशहूर राजनीतिज्ञ अब्राहम लिंकन के साथी रहे स्यून कैमरून से मिला हुआ है। उन्होंने ये कहा था इस विचार सूत्र के अंतर्गत कि राजनीति के अंतर्गत एक अंदर राजनीतिज्ञ वही होता है जो एक बार विकेट पर बिका हुआ रहता है। सिमोन कैमरून ने जो ये कहा था, इसका आशय था कि अगर राजनीति के बारे में आप एक बार बिक जाते हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि जिसके हाथों आप बिके हैं उसी के हाथों बने रहें, फिर से अपने आप को बेचने के लिए बाजार में नाक दें। वर्तमान समय में भारत की राजनीति के अंतर्गत यह कितना प्रभावी और कितना सार्थक है, इस पर हम और आप जब एकांत में हो तो विवेचन चिंतन सब कुछ कर सकते हैं। और इसके साथ अपने विषय पर वापस लौटते हैं कि राजस्थान में जो कुछ एक महीने के दौरान हुआ, सत्ता, मशीनरी, तंत्र, प्रशासन सब ठप पड़ा रहा। पिछले एक महीने के अंतर्गत पायलट गुट के 19 विधायक अपनी राजधानी, अपना राज्य छोड़कर दिल्ली या हरियाणा में बने रहे, तो वहीं अशोक गहलोत के साथ जितने भी विधायक थे वो भी अपने अपने क्षेत्रों को छोड़ पहले जयपुर के एक होटल में और वर्तमान में जैसलमेर के एक होटल में दिखाई दे रहे हैं। हालत यहां तक बनी, भाजपा ने अपने विधायकों को राज्य छोड़ अलग अलग राज्यों में भेजने की कोशिश की, हालांकि वो सिरे नहीं चढ़ी। सबसे हासिल क्या हुआ, इसे समझने की कोशिश करते हैं। 4 खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ टीएस सिंहदेव राज्यसभा चुनाव के दौरान राजस्थान के वारी भी थे। राजस्थान में जो कुछ चल रहा था उससे वो पूरे वाकिफ थे। कहां तक पहुंची बात। हमारे साथ राकर है, भारतीय जनता पार्टी का तेज तर्रार चेहरा है, अपनी तर्क शक्ति के लिए जाने जाते हैं, सवाल उठाने में माहिर हैं, पर सवाल देने में कैसे रहेंगे ये आप लोग देख पाएंगे।
हमारे साथ ही मशहूर राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा जी हैं। खरी खरी कहने के लिए जाने जाते हैं। अमूमन आजकल केंद्र में बैठी सरकार को घेरते रहते हैं। चौथा नाम हमारे साथ में विनीत पुनिया जी का है। संचार विभाग जो कांग्रेस का है उसके राष्ट्रीय सचिव है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत निशांत जी से करना चाहता हूं क्योंकि निशांत जी इस पूरे घटनाक्रम को लगातार देख रहे थे। क्या कुछ टिप्पणी निशांत जी अब वर्तमान में करेंगे आप? हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया है। हमारे साथ में टीएस सिंहदेव साहब लेकिन जुड़े हुए हैं। टीएस साहब लगातार सक्रिय थे राजस्थान के संदर्भ में। अब जिस नतीजे पर पहुंचे हैं सिंहदेव साहब, कहते हैं आप? जी, एक अध्याय समाप्त हुआ, एक अनिश्चितता का दौर था जी। ये राजनीति में किसी प्रदेश के लिए, देश के लिए कभी नहीं होना चाहिए जी। जाने के बाद में जो स्थिति चाहिए वो दल बदल कानूनों को मजबूत करके और मजबूत करने की आवश्यकता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। ये अच्छी परिस्थितियां नहीं है। आम जनों के बीच में ना तो प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए, न दलगत राजनीतिक प्रतिष्ठाओं के लिए हमेशा ऐसी बातें जब होती हैं तो आम जनों में यही भाव आता है, अरे ये तो नेता लोग हैं, राजनीति है, तो ऐसे ही होता है और मुंह कर हरास होता है। ये हम सबको प्रयास करना चाहिए कि गतिविधियों से बचें। अगर हमारे बीच में, हमारे मन में, हमारे जिस टीम में हम चुने गए हैं वहां कोई मतभेद है तो आपस में बैठ के और पार्टी के दायरों में इनको दूर करना चाहिए। इस प्रकार की स्थितियां ये शोभा नहीं देती प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं को। ये शोभा नहीं देती ये आपने कहा, पर शोभा क्या ये देता है? इसके लिए मैं दो बयान आपको सुनवाता हूं। एक सम्मानीय आपके नेता जो कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव भी रहे, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनका बयान है, और सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। सुनिए क्या कुछ कहा था अशोक गहलोत ने। ये नई पीढ़ी के लोग देश को बर्बाद नहीं करेंगे क्या? किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा इंग्लिश बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता। अटेंशन परसेंट सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में आए देश के लिए कमिटमेंट क्या है? सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है। मैंने अपने परिवार से, अपने जीवन में कुछ संस्कार हासिल किए हैं और कितना भी मैं किसी का विरोध करूं, वो नेता हो, किसी दल का हो, मेरा दुश्मन भी अगर हो किसी और दल में भी हो, तब भी मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है। सिंहदेव साहब, आपने टिप्पणी सुनी। नई पीढ़ी के संदर्भ में ये ख्यालात हैं आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के। वर्तमान के संदर्भ में कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया। जो मनोभाव है इसके बाद में कुछ ठीक होने की गुंजाइश रख सकते हैं आप? गुंजाइश तो हिमांशु जी हमेशा मान के चलना चाहिए कि है, प्रयास भी उसके लिए होना चाहिए और हल भी निकले तो अच्छा रहता है जी। घर परिवार के अंदर अगर मनमुटाव है, मतंतर हो गए हों, मतभेद हों, तो उन्हें पाटना लाजमी भी होता है, ना केवल उस परिवार के लिए लेकिन उस बड़े परिवार के लिए जो हमारे मतदाता होते हैं, जो चुन के हमको ये जिम्मेदारियां देते हैं, हमेशा वो लक्ष्य सामने रखना चाहिए और उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ कि आगे के लिए जो काम करना चाहिए। कई बार ये लकीरें, ये सीमाएं मिलती हैं। मैं मानता हूँ कि राजनीति में या अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे वो बिजनेस हो, प्रतिस्पर्धा हो, दबाव बनते हैं, लेकिन हमको आचरण हमेशा ऐसा ही रखना चाहिए जिसमें कि परिवार की बेहतरी हो। आप टीएस सिंहदेव साहब का कहना है, लेकिन मेरे साथ में निशांत वर्मा चुके और निशांत वर्मा जी से पहले समझने को इस पूरे घटनाक्रम में अचानक बनी सुर के संदर्भ में निशांत क्या नजरिया? संख्या बल जुटा नहीं पायलट, इसलिए लौटकर घर क्यों दिए? भाजपा वसुंधरा जी का साथ न मिलते जमावट नहीं कर पाई, इसलिए पायलट हार गए। इसलिए और पायलट को लाने के संदर्भ में कांग्रेस आला कमान ने जो रुख दिखाया उसके चलते गहलोत नरम पड़ गए। क्या महसूस कर पा रहे हैं निशांत जी आप पूरे घटनाक्रम को लेकर? हिमांशु जी, पूरे घटनाक्रम को अगर तवज्जो दें जी, तो पहली बात तो आज तक यही नहीं समझ में आ रही है कि पायलट और उसका जो
थोड़े बहुत जो साथ में उनके एमएलए थे जी। उन्हें करने की आवश्यकता क्या पड़ी। जी अगर सीधी लाइन में समझा जाए तो समझ में नहीं आता। जी जलेबी अगर बनानी हो तो भारतीय जनता पार्टी के पास जाना पड़ेगा, जी क्योंकि जलेबी भी ज्यादातर भगवा रंग की होती है। जी लेकिन इसमें एक चीज समझ में आ गई है कि कमल मुरझा गया। जी जो ऑपरेशन लोटस था, जी और ये सभी मानते हैं, बड़े बड़े लोग मान चुके हैं कि ऑपरेशन लोटस राजस्थान में फेल हो गया। जी और वो फेल होने की वजह से अगर जो थोड़े बहुत लोग कट के गए थे जी। और उस समय जो नारा बुलंद कर रहे थे, अब आज की तारीख में राजनीतिक पार्टी का तो हूं नहीं, कहना जरूर समझूंगा कि लौट के बुद्धू घर को आए। और क्या हो सकता है जी जब सचिन पायलट जिस तरह से अपनी कोशिश की दिखा खम जी वो दिखा, 18-19 लोगों का हाथ मिला, गिनती शायद 40-50 की रही होगी। जी जब ये साबित नहीं हो पाई तो मेरे ख्याल से साख बचाना ही बेहतर होता है। और जो इस समय आप पोजीशन देख रहे हैं जी। वो यही है कि लोग बुद्धू घर को आए, और इसको मुझे गहरी शर्मिंदगी। हुआ है, आप ये निशान जी बोल रहे हैं, पर हमारा विषय माफ सचिन पायलट को, भारतीय जनता पार्टी को या किसी और को। बॉम्बे जी भारतीय जनता कायदे से हारे जी हैं, शुरू में कह दिया, और इसके बड़े बड़े चिंतक ये दिखा चुके हैं इस बात को अपने तरीके से कि जी। भाई भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस राजस्थान में इतना बुरी तरह फेल हुआ जैसे जैसे कभी नहीं हुआ पहले पिछले कुछ सालों। शायद आईना दिखा दिया अमित शाह जी के, जैसे पिछले राज्यों के इलेक्शंस में हारते आए हैं, जी तो इस तरीके की जोड़ तो हर जगह नहीं चलती और हर व्यक्ति राज्य सिंधिया नहीं होता। सचिन पायलट जो है उन्होंने कम से कम एक मर्यादा, उन्होंने पार्टी के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, राजस्थान के खिलाफ कुछ भी गलत सलत नहीं बोला। शायद इसी वजह से दरवाजे जो पहले से भी खुले थे आज भी खुले रहे और वो वापसी कर पाए। तो कुल मिला के भाजपा को मात मिली, इस नतीजे पे निशांत वर्मा जी हैं। सचिन पायलट ने ऐसा क्यों किया इसके संदर्भ में बूझना जरा मुश्किल, लेकिन अजय चंद्राकर जी हमारे साथ में जी। विपक्षी सरकारें जनता के समर्थन से नहीं तो अपने तरीकों से निपटा रहे हैं, पर राजस्थान में घोड़ा रुक गया, मात मिल गई। निशांत जी इस निष्कर्ष पर हैं। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में लोग उम्मीद कर रहे थे, आप तो राजस्थान में ही धराशायी हो गए। क्या कुछ कहेंगे अजय जी आप? मैं हिमांशु जी, आप बहुत समसामयिक चर्चा उठाते हैं, इसके लिए तो आपको बधाई देता हूं जी। सबसे पहले हमको कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को समझना पड़ेगा जी कि गांधी परिवार कांग्रेस में अपना नियंत्रण खो चुका है। जी कल 10 अगस्त था जी 10 अगस्त को सोनिया जी ने 1 साल अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर पूरा कर लिया। जी ये पार्टी अध्यक्ष नहीं बना सकी 1 साल में, जी एक बात समझिएगा। जी दूसरा, अभी शक्ति परीक्षण मणिपुर में हुआ, कांग्रेस के 8 विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन कर दिया, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। जी अमरिंदर सिंह जी ने प्रताप सिंह बाजवा की Z+ सुरक्षा हटा दी क्योंकि उसके खिलाफ आंतरिक लोकतंत्र की उन्होंने मांग की। जी तो कुल मिला के ये देखें। अब दूसरी बात, जी सोनिया जी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद जी जब राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे तो राजेश पायलट जी उसके इलेक्शन एजेंट थे जी छत्तीसगढ़ में, उसके इंचार्ज स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी थे जी तो पायलट नेहरू खानदान या इंदिरा खानदान या वर्तमान में जो खानदान संचालित हो रहा है उसकी पसंद कभी नहीं थे जी। अब तीसरी बात, वो कांग्रेस राजस्थान अलग होते हैं सचिन पायलट जी। किन कारणों से अलग होते हैं वो सचिन पायलट जी जाने। क्या उसका मान सम्मान गया, क्या उसको चाहिए था, क्या उसको मिलना था, क्या नहीं दिया गया, यह कांग्रेस की आंतरिक राजनीति जी। अब जिन भाषा का उपयोग जी। देश की राजनीति में अशोक गहलोत जैसे तीसरी बार के मुख्यमंत्री जी ने किया नकारा, निकम्मा, महत्वाकांक्षी, हिंदी अंग्रेजी बोलने वाला एलिट दुनिया भर के, ये बोल लिया। और उसके बाद अभी तक तो होटल में कैद करते थे, अब किले में कैद जी। जितने उसके लोग हैं वो किले में कैद हैं और छूटेंगे 12 तारीख के बाद। अभी भी विश्वास नहीं हुआ जी। अब जो गलतियां होती हैं उसमें लोगों की गलती मानी जाती है जी। अच्छा हुआ तो सरकार चलाने के लिए और सबके लिए धन्यवाद के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी सामने आ गए।
जैसे राहुल खेमा में लौटे तो, और समन्वय समिति में दोनों शामिल हो गए। अब वो राष्ट्रीय स्तर के नेता एक राज्य की सरकार चलाएंगे, उसकी निगरानी करेंगे, जो एकमात्र राज्य है जी। अब सवाल यह उठता है कांग्रेस की राजनीति में बीजेपी कहां पर आ गई। राष्ट्रद्रोह का केस बीजेपी के राजन सिंह शेखावत के ऊपर लग गया। क्यों लग गया? कि गहलोत के पुत्र उससे चुनाव हारे थे जी। बदनाम इसलिए किया गया कि उसको सबक सिखाना जी। पूरे घटनाक्रम कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा है, कांग्रेस में जो महत्वाकांक्षा रही उसका हिस्सा है। कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार के नियंत्रण खत्म हो गया है, लोग अपने अपने महत्वाकांक्षाओं को महत्व दे रहे हैं, उसका यह हिस्सा है। भाजपा कहीं पर नहीं है, कहीं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, कहीं घोड़ा नहीं रुका है, कहीं कुछ नहीं किया है। कांग्रेस अपने बोझ तले मर रही है। अब रहा सवाल छत्तीसगढ़ का जी। मैं इस बात को मानता हूं कि सिंहदेव साहब वहां के राज्यसभा चुनाव में प्रभारी थे। कितना मान सम्मान छत्तीसगढ़ में मिल रहा है हम लोग तो रोज देखते हैं कि सिंहदेव साहब जैसे वरिष्ठ नेता जिनकी सबसे बड़ी भूमिका छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में रही, उसको कितना मान सम्मान छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। वो 1 रुपया तो अपने मन से स्वीकृत कर दें, मान जाऊंगा मैं जी। तो ये हर जगह घट रही है, मंत्रियों को कोई अधिकार नहीं। अजय जी, जो दावा आपने राजस्थान में चला वही आप इस कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ में चलने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं चलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिंहदेव साहब का चरित्र चित्रण कर रहा हूं एक विधायक के नाते, जो रोज शासन में देखता हूं। मैं एक चिट्ठी लिखता हूं तो भी उसकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उनके विभाग की स्वीकृति के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, एक मंत्री से ऊपर चीफ सेक्रेटरी हो गया है। इनकी नहीं चलती, इनके विभाग के फंड की स्वीकृति चीफ सेक्रेटरी करेगा। ये अपमान झेल के सिंहदेव साहब ही रहे, निर्णय वो करे, मुझे कुछ नहीं कहना है। नहीं तो वर्मा जी हमारे फिर ऑपरेशन लोटस बोल देंगे। अच्छा अजय जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि ये तो कांग्रेस का मामला था, गांधी परिवार की हैसियत नहीं बची। पहली बार दिखा कि भाजपा की कोई हैसियत राजस्थान में नहीं बची। 3 प्लेन बुक किया आपने अपने विधायकों को बचाने के लिए, अन्य राज्य ले जाने के लिए। विधायक पहुंचे नहीं, विधायक दल की बैठक बुलाई, विधायक आए नहीं, विधायकों की बैठक निरस्त करनी पड़ी। साफ दिखा कि जिस प्रकार की रणनीति पर मौजूदा प्रदेश नेतृत्व काम कर रहा है, उसके संदर्भ में वसुंधरा राजे सिंधिया से जुड़े हुए लोग सहमत नहीं है। कांग्रेस का विभाजन तो दिखा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रूप में, पर भाजपा भी इस दौर में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के दौर में भी विभाजित है। ये राजस्थान में दिखा। कुछ रोशनी डालेंगे अजय चंद्राकर जी? तमाम बातों पर बोलते हैं, थोड़ा इस पर भी रोशनी डालें। बिल्कुल 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 साहब जी, बिल्कुल जी। कि भाजपा का क्या है जी, सब मत प्रस्तुत करते हैं, विश्वास मत गहलोत प्रस्तुत करेंगे, उस दिन भाजपा की भूमिका दिखेगी और सचिन पायलट की भूमिका दिखेगी जी। क्यों टाला गया, क्यों रखा गया, वहां की स्थिति राजनीति की स्थिति पर निर्भर है जी। भाजपा कहीं पर नहीं है, लेकिन फ्लोर टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन सचिन पायलट के विधायक या अशोक गहलोत के किलेबंदी वाले विधायक या भाजपा विधायक क्या करेंगे 14 को पता लगेगा। तो अभी भी अजय जी ने अभी भी उम्मीद छोड़ी नहीं है। हालांकि अजय जी से पूछने के मेरे पास में और भी सवाल है, लेकिन एक बार फिर टीएस सिंहदेव साहब के पास में चलता हूं। और सिंहदेव साहब, आपसे समझना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को प्रदेश के मुख्यमंत्री, 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने नालायक, निकम्मा, नकारा, विश्वासघाती 4 संबोधन दिए थे, इन संबोधन के साथ अंदर है, उसके संदर्भ में भविष्य को लेकर जनता, कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या उम्मीद करे? सचिन पायलट से करे, गहलोत से करे, क्या कहेंगे साहब आप इस पर? उम्मीद संयम की करनी चाहिए। और अशोक गहलोत जी मेरे भी बहुत वरिष्ठ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव थे, कार्यालय प्रमुख जी। और 3 बार के मंत्री हैं, मेरे से बहुत सीनियर हैं। उम्र का तो अंतर मैं नहीं जानता जी, लेकिन तजुर्बे में बहुत सीनियर जी। और मैंने भी उनका वो बयान सुना था जी, जिसमें उन्हें सचिन के संदर्भ कुछ कहा था जी। बीच में और भी बातें आई, कभी सचिन पायलट जी की तरफ से भी कुछ बयान आए। ये होना चाहिए। मैं यही कह सकता हूँ एक साथी के नाते, छोटे भाई मान लें, जिस रूप में भी मान लें, अच्छा नहीं है ये। और गहलोत जी ने बड़प्पन भी दिखाया बाद में, इस बयान को देने के बाद उन्होंने कहा भी कि नहीं, दबाव में मैंने कुछ बोल दिया होगा, तो वो उनकी बड़प्पन की ही बात है। आदर्श स्थिति में, सामान्य स्थिति में बयान जरूर
सार्वजनिक पटल पे जितने संतुलित हों उतने शोभा देते हैं। प्रसिद्ध साहब एक बात बताएं, अभी तो बयानों की झड़ी लगी हुई थी दोनों पक्षों की ओर से, क्या कुछ नहीं कहा गया? अब इसके बाद में ये उम्मीद की जाना कि सब मिल बैठ कर चला, जब अच्छा चलाने का समय था तब तो लड़ रहे थे, अब तो एक दूसरे के मनोभाव सार्वजनिक के हैं। क्या आपको लगता है राजस्थान में एक अच्छी सरकार की उम्मीद जनता की बची रह पाएगी कांग्रेस के साथ? विश्वास कांग्रेस को फिर हासिल करना पड़ेगा। हम भी चाहिए कि राजस्थान वो राज है पिछले कुछ समय 5 साल में पार्टी बदलता है, सरकार में जो पार्टी बैठती है उसको बदलता रहा है। हमको दोबारा कांग्रेस के रूप में अगर आमजनों का विश्वास हासिल करना है तो घर के स्वरूप को निश्चित रूप से ऐसा प्रस्तुत करना होगा कि लोग विश्वास करें और दोबारा मौका कांग्रेस की सरकार को दें। थोड़े हल्के रूप में मैं कहूंगा कि मिर्ची का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा होता है राजस्थान में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तीखापन आ गया हो। तो गुजरात की मिठास लाना पड़ेगा, वहाँ मीठी दाल मीठी कढ़ी भी होती है तो इस प्रकार से मिलके करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बार फिर निशांत वर्मा जी के पास जाता हूं। निशांत जी, आपसे पूछता हूं, जो मैंने अजय चंद्राकर जी से सवाल किया था उसको उन्होंने खारिज कर दिया, लेकिन मुझे लगता है आपके पास इसका उत्तर ज्यादा मौजूद होगा कि क्या भाजपा का विभाजन इस दौर में दिखा? हम बात कर रहे हैं मात किसको मिली, आप नतीजे पहुंचे भाजपा को, पर किस तरीके से? क्या भाजपा पहली बार, जिस दौर में भाजपा है राष्ट्रीय स्तर पर, राजस्थान में वैसी पकड़, वैसा दमखम, वैसा साहस, वैसा संगठन दिखा पाने में नाकाम रही? देखिए हिमांशु जी, अजय जी की बात से मैं सिर्फ इतनी हद तक सहमत हूं कि राजनीति जो है वो अपने चरम पे है, चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, खास करके राजस्थान को लेकर के। जी आपने बात करी अभी कि देश में, केंद्र में भाजपा का जो इस समय परिस्थिति है, तो क्या राजस्थान में वो अपने आप को नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा? मैं मानता हूं कि राज्य की केंद्र की राजनीति थोड़ा फर्क होती और उसी लिए जब अजय जी ने 2-3 बातें करी तो मैं खास 2 बातों पर तवज्जो दूंगा। एक तो उन्होंने बात कर कि हमेशा गांधी परिवार वो घसीटते हैं बीच में। अब मैं गिनाना शुरू करता हूं और शायद ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इतने तक भी गिनाऊंगा कि भाजपा परिवार है बैठे हुए और उनके विधानसभाओं में और एमएलए लेवल के जो होते हैं, अगर अजय जी आदेश दें तो मैं गिनाऊं, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लंबा नहीं जाता हूं, वो बुरा मान जाएंगे। दूसरी बात ये समझ लीजिए, ऑपरेशन लोटस जो फेल, उसकी तिलमिलाहट इसीलिए है कि वसुंधरा राजे सिंधिया है, वो किसी केंद्र में बैठे शेखावत को नहीं मानेंगी, क्योंकि वसुंधरा राजे को इन्होंने ना बड़ा बनवा राजस्थान। ये नाम है कि उनके जो पार्टी के अंदर गुटवाद है वो हर जगह है, वो हर जगह है। करा बनेंगे, ये किसी तरह गड्ढा चला के लोग कांग्रेस ने किया होगा, इसी तरह सचिन पायलट जो भी कारण रहे हों, उन्होंने आपस खड़ी करी और उनका तुल कम से कम रहे हैं। अशोक गहलोत को अगर बुरा लगा तो उन्होंने विधि पार्टी में भले ही मंच से कहीं मेरे सामने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जिसका मैं भी समर्थन करता, लेकिन पिता तुल्य आदमी, कम से कम इस समय अजय मेरे इस कमेंट का जवाब दें कि क्या हुआ था आप भारतीय जनता पार्टी वालों का जब हिमाचल प्रदेश के सतिंदर सत्तार के हिमाचल बीजेपी चीफ हैं, उन्होंने राहुल गांधी को मां की गाली दी थी मंच से? क्या हुआ था आपका जब नरेंद्र मोदी ने जर्सी काऊ, जर्सी गाय बुलाया था सोनिया गांधी को? क्या हुआ था आपका जब आपके लोग जी को मैं ममता बनर्जी के लिए क्या बोला था बोलना चाहता? तो भाषा की मर्यादा भारतीय जनता पार्टी वाले ना तो इस देश को बताएं और ना ही किसी को समझाएं। हाँ, अशोक गहलोत पिता तुल्य राजनीति में जरूर हैं सचिन पायलट के, आए आवेश में बोल गए और मेरे ख्याल से वो बात वहां खत्म हो गई थी। उस चीज को अगर लंबा चलाना है तो हम चला सकते हैं, लेकिन उससे पहले परिवारवाद की गिनती शुरू कराता हूं। वसुंधरा राजे के बेटे क्या करते हैं आप बताइए? पीके धूमल के बेटे का नाम केंद्रीय मंत्री है। आप बताइए राजनाथ बेटे क्या करते हैं? आप शर्म से डूब मरेंगे भारतीय जनता पार्टी वालों कि आप में परिवारवाद
कांग्रेस से कहीं ज्यादा है, जी। कहीं ज्यादा। लेकिन पर निशांत जी, आपको ये मैं भी आपसे एक सवाल करता हूं। सचिन पायलट अभी भी दुख जता रहे हैं गहलोत की भाषा पर, परिवार के संस्कार बता रहे हैं कि मेरे संस्कार मेरे परिवार के संस्कार ऐसे जो इस भाषा का प्रयोग करें। और निशांत वर्मा पिता तुल्य बताते हुए उनकी टिप्पणी को कि हम जानते थे ये नकारा है, निकम्मा है, और उसे आप कहते थे कि बात खत्म हो गई। सचिन पायलट की तरफ से खत्म नहीं हुई, पर राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा से खत्म हो गई। बात कुछ समझ में नहीं आई। थोड़ी और रोशनी निशांत जी आपकी तरफ से कि जिस बात से सचिन पायलट अभी भी दुखी हैं, अभी भी हैं, अभी भी तकलीफ कर रहे हैं, पर निशांत जी चाहते हैं कि बात खत्म हो गई। कैसे? मैंने अपनी बात रखी, मैं रिपीट करता हूं उस लाइन को। हिमांशु जी, मैंने आपसे ये कहा कि अशोक गहलोत जो हैं वो राजनीति में पिता तुल्य हैं सचिन पायलट के जी, और आवेश में आकर के उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जिसका मैं समर्थन नहीं करता। ये है पूरी लाइन। और अगर निशांत जी इस बात का समर्थन नहीं करते हैं, हमारे साथ में विनीत पुनिया जी जुड़ गए हैं। विनीत पुनिया जी, जानना आपसे यह है कि ये घोषित किया जा रहा है कि सचिन पायलट वापस आ गए, चीजें ठीक हो रही हैं। सचिन पायलट जब बगावत का झंडा बुलंद किए थे उस समय वह उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सुलह हो गई, बदले में पायलट को मिला क्या और गहलोत का गया क्या, ये अभी भी रहस्यमय है। आप तो मीडिया संचार विभाग के सचिव हैं, थोड़ा रोशनी डालेंगे? पूरा देश जानने के लिए बेचैन है क्या आखिर तय क्या हुआ, किन शर्तों पर, सचिन क्या करेंगे, गहलोत कब तक रहेंगे? क्योंकि गहलोत साहब ने आज एक बयान दिया, उनसे पूछा गया था क्या आप 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे? उन्होंने कहा 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रहेगी और जब तक जिंदा रहूंगा विधायकों का अभिभावक रहूंगा। रहस्यमय है, थोड़ा खुलासा करें। नमस्कार हिमांशु जी, पहले तो मैं थोड़ा देरी होने के लिए मैं माफी चाहता हूँ दर्शकों से भी जी। कुछ अपरिहार्य कारणों से ऐसा हुआ जी। लेकिन मैं मुद्दे की बात पे आऊंगा कि आप पूछ रहे थे कि जिस प्रकार से हुआ। जी, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है जी। विनीत जी, मैं ये कह रहा था कि आपका जो प्रश्न था बेसिकली कि आपका जो भी मैं सुन नहीं पाया थोड़ा, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन, उसका आंसर मैं दे रहा हूँ जी। मेरा ये मुझे इको आ रहा है वापस, कैन यू प्लीज एडजस्ट इट? जी, देखिए आवाज, मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है या तो हेलो जी। विनीत जी, सर मैं ये कह रहा था, मैं माफी चाहते हुए अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कांग्रेस पार्टी वहां इकट्ठी है जी। कांग्रेस पार्टी का अगर कोई मन मुटाव हुआ, छोटा मोटा कोई मुद्दों का इश्यू था कोई, तो वो हमने सॉर्ट आउट कर लिया इसमें। लेकिन इस सारी उठापटक में, इस सारी बातचीत में 2 चीजें बड़ी साफ हो गई। नंबर 1 कि भारतीय जनता पार्टी की लार टपकाए हुए देख रही थी कि हम सत्ता में जो 72 सीटों लेके आए, लेकिन वो बैक डोर से सरकार बनाना चाहते थे राजस्थान में। जनता ने जो उनको बिठाया, वो चाहते थे कि नहीं, हम पैसे के बल पर, हम ताकत के बल पर, हम डरा धमकाकर ईडी के बल पर, टैक्स के बल पर, और जिस प्रकार उन्होंने कोशिश शुरू की थी वो सब के 8 लोगों को बिल्कुल राहत की सांस ली है और उनकी जो खुशी है वो हो सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। और ये सबके लिए बड़ी अच्छी बात यह है कि वहाँ लोकतंत्र की जीत हुई है। और जो बीजेपी कर रही थी कि अब सरकार गिरा लें, अरे चंद्राकर जी अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि अब सरकार गिरा देंगे। मुझे इससे हैरानी हो रही है कि एक नेता कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पता नहीं है, जो हो रहा है वो आपसी मामला है कांग्रेस का। लेकिन जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता टेलीविजन चैनल पर बैठ के भी मान रहे हैं कि हाँ अभी भी कुछ भी संभव है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी इस पूरे खेल में एक्सपोज हुई, पता लग गया कि बीजेपी किस प्रकार से किसी भी हद तक जा सकती है। और ये भी साफ हो गया कि कांग्रेस ने उनको इस बार उनको जो उनके जो बुरे साजिश थी, उनके बुरे इरादे थे, उनको कामयाब नहीं होने दिया। पुनिया जी, आपने सारी बात कही, मैंने तो आपसे मर्म का बात जानना चाहिए, उस पर आपने एक शब्द नहीं बोला। जानना ये चाहा सुलह किन शर्तों पर हुई। जब बगावत का झंडा बुलंद किया सचिन पायलट ने, उप मुख्यमंत्री थे,
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, दोनों पद चले गए, बदले में अब क्या मिलेगा और गहलोत से क्या छिड़ेगा, इस पर कोई रोशनी डाले पुनिया जी, क्योंकि कुल मिलकर मामले का समाधान तो तभी संभव है ना। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा फर्क है जी। कांग्रेस के जो नेता हैं वो कभी राजनीति नहीं करते, मातोल नहीं करते, मोल भाव नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत बेसिक फर्क है और कोई मोल भाव नहीं हुआ। जैसा सचिन जी ने बताया, सबके सामने उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बाइट दिया है कि मेरा मुद्दा कोई किसी भी इस तरह का मुद्दा नहीं था कि जो मोल भाव हो, और वो जो भी है वो अगर उनके कोई इश्यूज थे तो उसके लिए 3 मेंबर्स की कमेटी बनी है, वो अपना फैसला करेंगे और वो अपने उनकी बात रखेंगे। इसमें कोई किसी भी तरह का, मुझे लगता है कि हमें और आपको इसमें अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। विनीत जी, आपका कहना है हम लोगों को अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, आप घर के अंदर मामला निपटा ले तो हमें कार्यक्रम भी करने की जरूरत ना पड़े। आप सड़क पर ले आते हैं इसलिए हमें उसमें चर्चा करनी पड़ती है, फिर आप ऐतराज करते हैं कि आप इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। पर मैं अजय चंद्राकर जी के पास वापस जाता हूं। अजय चंद्राकर जी, विनीत पुनिया जी को 2 शिकायत है आपसे। एक कि जब सब कुछ तय हो गया तो भी आप उम्मीद क्यों कर रहे हैं सरकार के जाने की, इस बात पर उन्हें हैरानी भी है, अचंभा भी है, हो सकता है आशंका भी रहे आपकी बात से। जैसा इस समय आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, पार्टी किसको कहां निपटा दे पता नहीं चल रहा। एक ये। दूसरा उनका कहना है ये ईडी सीबीआई का खेल आप हर जगह खेलते हैं और इस माध्यम से अपने दूषित उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं। दोनों विषयों पे कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं जी। सबसे पहले मैं वर्मा जी की बात पर उत्तर दे देता हूं जी। वर्मा जी देश के ख्यातिनाम समीक्षक हैं। के बाद भाजपा के कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए जी, और कांग्रेस के कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने इस अवधि में, एक जी, और दूसरा जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जी, उसके कितने लोगों के संतान आज राजनीति में है, एक जी। दूसरा, जब अंतरिम अध्यक्ष का कांग्रेस का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका तो क्या वर्मा जी मुझे बताएंगे कि गैर गांधी अध्यक्ष बनेगा क्या कांग्रेस में जी? उसका आकलन क्या बोलता है कि कोई गैर गांधी बनेगा क्या, ये मुझे बता दे। एक जी। दूसरी बात, पिता तुल्य है, पिता तुल्य है जी। तो इसलिए भाषा कैसी बोली जानी चाहिए, सीधे साथ में आपके सामने प्रशंसा कर रहा हूं कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपनी भाषा का संयम कभी नहीं खोया जी। ये उनकी एक विशेषता है। 3 बार के मुख्यमंत्री हैं और यदि असहमति जो लोकतंत्र, चाहे आंतरिक लोकतंत्र हो बाह्य लोकतंत्र हो, उसकी आत्मा मानी जाती है, असहमति का ऐसा सम्मान सिर्फ कांग्रेस में होता है। इसलिए मैं पिता लिया है, इसलिए कोई भाषा बोले इसमें असहमत हूं। अब तीसरी बात मैंने कही, पुनिया जैसे आपने वह प्रश्न कर दिया जी, वो दूसरे तरफ के वार्ता को कि फ्लो कैसे तय होगा जी, बात की सच्चाई क्या है जी, क्योंकि अशोक गहलोत जी यदि बहुमत में है बगैर सचिन पायलट के, तो वो बार-बार सत्र बुलाने के लिए मांग क्यों कर रहे थे जी? और यदि मांग कर रहे थे तो भाजपा की भूमिका और किसी की भी भूमिका हो वो 14 तारीख को स्पष्ट होगी। अभी मुट्ठी बल है, कांग्रेस में मात्र है कि क्या होगा, सचिन पायलट का क्या होगा, क्यों मैं मणिपुर में कांग्रेस ने अब दिन पहले खुलेआम उल्लंघन किया, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई वहां जी। दूसरी बात, ईडी और दूसरी संस्थाओं की मुख्यमंत्री के बड़े भाई हैं यदि, तो उसको लाइसेंस मिल गया है क्या कि वो हर चीज कर दे, कि वो कितने दिन पुराना मामला है, क्या मामला है, वो विनीत पुनिया जी को मालूम है कि नहीं है, और यदि है तो इस बात का समर्थन करते हैं जो गलत हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के भाई हैं इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या कांग्रेस है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो ये कहना चाहते हैं क्या, ये वो स्पष्ट करें। अच्छा जी, मेरा एक सवाल है, आपने उनके बड़े भाई के संदर्भ में हवाला दिया, मैं आऊंगा निशान जी, आप ही के पास आना है मुझे, पर मेरा अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ। अजय चंद्राकर जी, अजय जी, आपने कहा ईडी और सीबीआई के संदर्भ में और उनके बड़े भाई का हवाला दिया कि उनके खिलाफ कितना पुराना मामला है, तकरीबन 8-9 साल पुराना मामला है, लेकिन इसके अंदर छापे की कार्रवाई तभी होती है जब वहां पर विधायकों को लेकर असमंजस की स्थिति बनती है। तो ऐसे में अगर विनीत पुनिया जी या इसके तमाम नेता या निशांत वर्मा जी जैसे निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक ये सवाल उठा देते हैं
कि इस प्रकार की संस्थाओं को खास तौर पे टारगेट करके उन्हीं घरों में क्यों भेजा जाता है, तो ये सवाल आपको नाजायज क्यों लगता है? ऐसा नहीं है। निशांत राजपूत अभी जो खत्म हुए हैं वो पॉलिटिशियन है, आईडी जांच कर रही है। दूसरी बात आप खुद कह रहे हैं कल पुराना मामला 8 साल पहले सरकार किसकी थी, और ऐसे कितने मामले मैं गिना सकता हूं कि ऐसे दबे मामले हैं जिसमें देश को लूटने का काम हुआ, और यदि कार्रवाई करती है तो आज की तारीख में चाहे वो कोई बड़ा नेता हो, यही देखा जाता है कि बदले की कार्रवाई हो रही है करके। ऐसा नहीं है। और आप देखिएगा जी, मैं माननीय वर्मा जी को बता देता हूं और माननीय श्रीदेव साहब और पुनिया जी को, सचिन पायलट को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, समझौते में मिलेगा। गहलोत साहब जिस दिन राजनीति छोड़ेंगे या संन्यास लेंगे तो वैभव गहलोत को स्थापित करके ही जाएंगे। वो सचिन पायलट का राजस्थान के राजनीति में कोई स्थान नहीं होगा। राजस्थान की राजनीति में तब तक स्थान नहीं होगा जब तक वो कांग्रेस में रहेंगे। भाजपा के साथ आएंगे तो आपके प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री बने हैं, उसमें कायम है आप, या अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात भी खारिज कर रहे हैं? पिताजी ना उसके पिताजी भी सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े, खड़े हुए। ये तय करने का काम है, भाजपा का काम नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत, वैभव गहलोत को ही स्थापेंगे, सचिन पायलट का कोई स्थान नहीं होगा। मैं टीएस सिंघलेसा के पास में जाऊं उससे पहले निशांत वर्मा जी काफी देर से हस्तक्षेप करने के इच्छुक हैं अजय चंद्राकर जी की टिप्पणियों को लेकर। तो निशांत जी अपने मनोभाव व्यक्त करें। 3 छोटे छोटे पॉइंट्स रखता हूं जी। कांग्रेस प्रेसिडेंट को लेकर के इतना इन्होंने अभी धुलाई करी कांग्रेस की। जी सर, आप जानते हैं 2004 में अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहती तो भारतीय जनता पार्टी की हैसियत नहीं थी कि रोक सके। जी। उसके बावजूद वो आज तक लगातार संवैधानिक रूप से भारतीय नागरिक ही नहीं चुन के भी आती हैं जी संसद में। जी। लेकिन आपकी राजनीति इतनी गंदी है कि आपको अपने बंगारू लक्ष्मण नहीं याद। इसमें अलग से बहस होनी चाहिए। अजय जी अपन करेंगे बात आपके समय पर। निशांत जी शांत रहे, आप गरिमापूर्ण आगे निशांत जी को पूरी बात करने दीजिए। बिल्कुल शांत, निशांत के साथ शांत। निशांत जी, मैं अजय जी आपसे निवेदन करूंगा, हिंदी तरीके से आपकी बात को सुना था, अपेक्षा करता हूं आप भी धैर्यपूर्वक सुने ना। जी निशांत जी। अजय जी, निशांत का मतलब होता है निशा का अंत। आइए थोड़ा सा अंधेरे का अंत करते हैं जी। आप कांग्रेस प्रेसिडेंट के चाल, उनके तरीकों को इतना सवाल करते हैं, आप अपने प्रिय बंगारी लक्ष्मण के बारे में क्यों तारीफें नहीं करते? जी क्यों नहीं करते? जरा करिए ना। बंगारू लक्ष्मण क्या बैठ करके वहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चोर पकड़े गए थे, कन्विक्ट हुए थे जी। और जब तक कन्विक्ट नहीं हुए थे आपने उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाला तक नहीं था। आपका चाल चरित्र चेहरा अपने तक रखिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप बार बार एक चीज कर रहे हैं, कोर्ट का केस, फलाना ईडी, फलाना सीबीआई। आप में किस दिन भारतीयता जागेगी कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, इतने भयंकर भयंकर क्रिमिनल केसेस हैं, इस दिन चलाएंगे? आप पे तो हिम्मत नहीं है कि आप एक केस चला पाए। अटेम्प्ट टू मर्डर से लेकर के जाने कितने केस है उन पे, और आप दूसरों के केसेस की बात करते हैं। और तीसरी बात, आपने जिस तरीके से सत्ता में आने के बाद 2019 पे 2014 में भी वाड्रा पे ये कर देंगे, जमाई को अंदर डाल देंगे, एक कांग्रेसी को अंदर नहीं डाल पाते। सिर्फ राजनीति भुनाने के लिए आप कांग्रेस में गांधी परिवार का तो इस्तेमाल आप करते हैं भैया। आप कहते हैं हम फलाने वाड्रा को अंदर डाल देंगे। आप चिदम्बरम, क्या हुआ भैया चिदम्बरम? मैं पूछता हूं आपसे, चिदम्बरम बाहर कैसे हैं? डीके शिव कुमार बाहर कैसे हैं? उस पर्टिकुलर 4 दिन का राजनीतिक पपलू आपका हो गया पूरा। भैया याद रखिएगा अजय जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वैमनस्य की राजनीति की है, जिस दिन सरकार बदलेगी मान के चलिएगा, परिवर्तन संसार का नियम है। मोदी जी जाएंगे, कोई और आएगा, भाजपा जाएगी, कोई और आएगा। मैं आपको राजनीतिक विश्लेषक अपना विश्लेषण दे रहा हूं। आपकी वैमनस्य की राजनीति का आईना टूट के आप लोगों के मुंह पे आएगा। कितने लोग हकीकत में जेल जाएंगे आप याद करिएगा उस दिन मुझे। तो बदलाव के संदर्भ में आतंकित कर रहे हैं, आशंकित नहीं कर रहे हैं, आतंकित कर रहे हैं निशांत वर्मा जी अजय चंद्राकर को। अजय चंद्राकर जी कितना डर गए आप? अरे साहब, यदि मैं क्यों आतंकित होऊंगा? लोकतंत्र में मैंडेट सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि सारे तर्क हैं
तो मैंडेट क्यों कांग्रेस के साथ नहीं है? और जी। दूसरी बात, चिदम्बरम जी का उपयोग हुआ जी। तो चिदम्बरम जी तमिल मनीला कांग्रेस में मुपनार जी के साथ थे, जी। बाद में कांग्रेस में लौट के आए वो। क्यों वो मुपनार जी और चिदम्बरम जी ने कांग्रेस छोड़ी? इसीलिए मैंने कहा जी। कि उसमें चर्चा अलग से होगी, जी। यदि किसी दिन आप समय दें तो जी, उसमें चर्चा अलग से उसमें जरूर अलग करेंगे। से चर्चा होगी। मुपनार को मैं लेकिन मेरे साथ टीएस सिंहदेव साहब जुड़े हुए हैं। टीएस सिंहदेव साहब, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे प्रकरण में मात किसको मिली। अब निष्कर्ष की ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंतिम चरण में हमारा कार्यक्रम है। आपसे जानना चाहता हूं, बड़े सपनों के साथ में, बड़े वादों के साथ में, बड़ी घोषणाओं के साथ में 3 राज्यों में आपकी पार्टी सत्ता में आई, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में जो हश्र हुआ वो हमने देख लिया। राजस्थान में आपके ही चुने हुए विधायक सबके सब पिछले 1 महीने से अलग अलग शहरों में, अलग अलग होटलों में दिन काट रहे थे। आपसे जानना चाहता हूं, कुल मिलाकर क्या यही दिन देखने के लिए राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था? क्या यही देखने के लिए जनमत आपके पक्ष में आया था? क्या यही सब दिखाने के लिए आपकी पार्टी राजनीति में सक्रिय है? क्या दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में मत ना राहुल गांधी को, ना भारतीय जनता पार्टी को, ना सचिन पायलट को, ना अशोक गहलोत को, बल्कि अगर मात मिली है तो जनता के विश्वास को, जनता के भरोसे को, जनता की उम्मीदों को? जी हिमांशु जी, मैं आपकी बात से उस हद तक सहमत हूं कि निश्चित रूप से आमजन जो मतदान के माध्यम से सरकारों का गठन करते हैं, वो सबसे पहले चाहते हैं कि सर्वस्थायी हो। जी। आज कोई, कल कोई, फिर हमने चुना, फिर कोई और आ रहा है, ये आमजन कभी नहीं चाहेंगे जी। वरना ये तो मतदान का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। जी। तो उस हद तक चाहे किसी भी दल के लोग हों, अगर हमने उस मत का आदर नहीं किया तो हमने आम जनों का उस मायने में अनादर भी किया और उनकी उम्मीदों पे हम खरे नहीं उतरेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तीनों राज्य का आपने उल्लेख किया, तीनों राज्य में अलग अलग प्रकार के जनमत आए। जी। मध्य प्रदेश में बहुत कम अंतर की सरकार चल रही थी, पहले दिन से सरकार को गिराने की बात चालू हो गई थी। जी। वही बात राजस्थान में हुई। जी। 200 की सीट में 99 कांग्रेस के जीते थे। 2 बाई इलेक्शन में आए और फिर बीएसपी के 6 या 7 विधायक वो कांग्रेस में शामिल हुए और जो निर्दलीय थे उन्होंने साथ दिया। 200 के हाउस में 125 विधायकों के समर्थन से सरकार चल रही थी। 5 अन्य दल के थे। तो काफी स्टेबल उस हद तक संख्या के आधार पर ये गवर्नमेंट थी। आपस के मतांतर के चलते ये स्थिति राजस्थान में बनी। मध्य प्रदेश की अलग स्थिति थी ना, एक ग्रुप ने कांग्रेस छोड़ दिया और जो बचे हुए लोग होते उनके इस्तीफे के बाद में स्पष्ट तौर पे बीजेपी को बहुमत मिल रहा था शेष विधायकों में और इसी कारण से आज शिवराज सिंह जी की सरकार बनी हुई है। राजस्थान की स्थिति अलग उस नाते थी कि 125 और 75 का अंतर था, तो 50 से ज्यादा विधायक अगर इस्तीफा नहीं देते तो बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती थी चुनाव के पहले और वहां वो स्थिति नहीं बन सकती थी जो प्रदेश में बनी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए, मुझे तो दुख है कि बड़ा अच्छा होता है कि वो भी जी जैसा निर्णय करता पार्टी के दायरे में ही रहते और आ जाए, वो एक अलग बात है। और छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो एकदम अलग इस नाते है कि 75% ज्यादा कांग्रेस पक्ष के विधायक हैं। तो सरकारें अलग अलग तीनों राज्य की, कांग्रेस और भाजपा ने अलग अलग प्रदर्शित की सरकारें हैं और छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि आम जनों ने एक तरफा मत दिया। दिल्ली में आज उठापटक क्यों नहीं हो रही? भाजपा सरकार है, 303 सांसद एनडीए अतिरिक्त भाजपा के, तो ऐसी स्थिर सरकारें मैं तो ये कि आने वाले मतदाता जिस पार्टी को जिताएं ऐसे स्थिर बहुमत से जिताएं कि ये जो गलत मंशा से समय के पहले सरकारों को जोड़ तोड़ करके गिराने की बात आती है, ये किसी को मौका ना दे। छत्तीसगढ़ में कभी नहीं होगा। सिंह साहब, आप तो पूरी उम्मीद तोड़ दे रहे हैं अजय चंद्राकर जी की। राजस्थान के बाद में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है छत्तीसगढ़ में ही दौड़ना था, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं और उनकी सारी उम्मीदें आपके ऊपर थी। आप खुलेआम इंकार कर दे रहे हैं। अजय चंद्राकर जी की उम्मीदों का क्या होगा?
वो चाय पियेंगे अजय जी के साथ में। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई धैर्य के साथ अभी 2.5 साल का इंतजार कर रहे हैं। उनको आश्वासन मिला है 2.5 साल का, 2.5 साल का आश्वासन मिला है, अभी उसमें 7-8 महीने बाकी हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ नहीं होगा अजय जी। छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ नहीं होगा ये कहना है, लेकिन मैं सवाल जो मेरा था टीएस सिंहदेव साहब, वो सवाल इस बात का है कि भाजपा को लेकर कांग्रेस इतना घेरने की कोशिश करती है, आरोप लगाती है, प्रत्यारोप लगाती है, जनता से आग्रह करती है हम पे भरोसा जताइए, पर आपकी पार्टी पे भरोसा कैसे करेंगे? मध्य प्रदेश में जो लोग गए वो कांग्रेस से चुने हुए थे, अभी भी पायलट के साथ 19 विधायक जो बैठे थे वो कांग्रेस के ही चुने हुए लोग थे। पायलट वापस इसलिए आए, जैसा निशांत वर्मा जी ने कहा, लौट के बुद्धू घर को आए, इसलिए आए कि इतना लोग नहीं जुटा पाए जिससे सत्ता बदल पाए, साफ दिख रहा है। तो आपसे जानने का विषय यह है कि कांग्रेस अपने लोगों को जनमत का आदर करना कब सिखाएगी? जी सिंहदेव साहब, सिंहदेव साहब से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन विनीत पुनिया जी हमारे साथ में है। विनीत पुनिया जी, ये सवाल आपसे भी किया जा सकता है, उतने जिम्मेदार आप जितने सिंहदेव साहब। कांग्रेस की ओर से कुछ बताएं। देखिए, कांग्रेस जो है बहुत जिम्मेदारी से काम करती है और बहुत जिम्मेदारी से काम कर रही है। जहाँ तक आपका सवाल है कि लोग हम पे विश्वास क्यों जताएं जी, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, सिंहदेव साहब ने जो कही उसी के आगे एक बात जोड़ना चाहता हूं पहले कि मैं बिल्कुल सहमत हूं कि लोगों को भाजपा के कुटिल इरादों से आगाह रहना चाहिए, और मैं आगे से अनुरोध करूंगा कि जो आगे चुनाव आने वाले हैं बिहार में, बंगाल में, जहां जहां भी चुनाव हो, वहां की जनता से बिल्कुल करबद्ध अनुरोध करूंगा कि गैर भारतीय जनता पार्टी सरकारों को, कांग्रेस सरकार को इतना ज्यादा बहुमत दीजिए कि वो बहुमत का जनमत का जो कोई दूसरा रास्ते से उसको तोड़ने की कोशिश करने की सोचे भी ना, जैसे कि लोग छत्तीसगढ़ में सोच भी नहीं पा रहे। तो मैं अब मैं वापस अपने आपके मूल प्रश्न पे आता हूं कि लोगों को विश्वास क्यों हो? लोगों को विश्वास इसलिए हो, मैं बीच में चंद्राकर जी साहब का भी एक सवाल का जवाब मैं जरूर इंक्लूड करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट के पिताजी ने चुनाव लड़ा था सोनिया जी के खिलाफ। ये खूबसूरती सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही हो सकती है कि जब आप कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और आप उसके बावजूद, चाहे वो जतिन जी के, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सचिन जी का आपने नाम लिया तो मैं उनका कह रहा हूं, उनके खिलाफ 2 लोग चुनाव लड़े थे लेकिन दोनों परिवारों के साथ कांग्रेस पार्टी ने उतना ही प्रेम और उतना ही आदर और सम्मान रहा। उनका कभी भी उस चीज के कारण कम नहीं हुआ कि उन्होंने चुनाव लड़ा था। ये खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भाजपा में हो जाता तो पता नहीं उनको साथ क्या हो जाता। जैसे कि सुनते हैं कि गुजरात में किसी एक विधायक ने चुनाव सीट खाली करने से मना कर दिया था और उसके बाद उनके साथ कुछ बड़ी संदिग्ध हालात में उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं ज्यादा उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। बड़ी महत्वपूर्ण बात लेकिन विनीत पुनिया जी ने कही, 2 लोगों ने चुनाव लड़ा, जतिन प्रसाद और राजेश पायलट। उनके पुत्रों को पर्याप्त सम्मान और स्थान दोनों कांग्रेस में मिला। भाजपा में अगर कोई इस प्रकार की कोशिश कर लेता, उसका राजनीतिक भविष्य क्या रहता? ये विनीत पुनिया जी ने सवाल उठाया। जाना तो मुझे निशांत जी के पास था, पर अजय चंद्राकर जी के पास जाने की बनती है। अजय जी, लोकतंत्र की इतनी बात करते हैं, कांग्रेस के अंतर्गत जो जवाब पुनिया जी ने दिया है, इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? सचिन पायलट को 6 साल तक बनाकर रखा, प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री बनाया। जितेंद्र प्रसाद के बेटे जतिन प्रसाद को केंद्र में मंत्री बनाया, सचिन पायलट को भी मंत्री बनाया। और क्या चाहते हैं आप? अजय जी, मैं आपको उत्तर दे देता हूं उसका जी। जो मैंने निशांत वर्मा जी की चर्चा में कहा था, ऐसा जिधर से भी हाथ हिला लो, जितने भी पासे फेंक लो, उसमें निकलेगा अध्यक्ष के लिए गांधी परिवार का ही नाम, और उसको कहा जाएगा लोकतंत्र। जी, उसको कहा जाएगा लोकतंत्र। जी, हमारे यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक चुनाव होता जी, बकायदा नॉमिनेशन होते हैं, सब होते हैं। मैं आपको किसी दिन विनीत पुनिया जी को भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन प्रक्रिया बता दूंगा। लेकिन ऐसी क्या जादुई चिराग है
कांग्रेस के लोगों के पास कि गांधी 98, 97, 98 के बाद गांधी परिवार से बाहर का नाम ही नहीं निकलता। अच्छा अजय चंद्राकर जी, मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं। जब आप अजय चंद्राकर जी, मैं बीच में रोकता हूं आपको, हालांकि मेरा विषय डाइवर्ट हो रहा है इससे, लेकिन वो बात करना जरूरी हो गया। आप भारतीय जनता पार्टी में जब से सक्रिय हैं, राष्ट्रीय स्तर पर एक चुनाव बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत कि ये निर्वाचन के तहत 2 व्यक्ति थे और इस व्यक्ति ने चुनाव जीता। एक उदाहरण, कुल मिलाकर लोकतंत्र की दुहाई आप इतनी दे रहे हैं, एक उदाहरण, कुछ भी नहीं चाहता मैं आपसे, केवल आप गांधी परिवार और इतने सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कब 2 व्यक्ति परस्पर लोगों का मत प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए? एक उदाहरण। उसका उदाहरण यह है कि भारतीय जनता पार्टी में इस दौरान 97-98 से लेकर अलग अलग नामों में सहमति बनती है और सर्वसम्मत से चुनाव होते हैं। अब अजय जी, आपके पास इसका जवाब नहीं है तो आपके पास में कोई और तर्क नहीं, लेकिन लोकतंत्र के संदर्भ में जो लोग दुहाई देते हैं उनके लिए सवाल इस कार्यक्रम के अंदर उठा है। जी सुन लीजिए आप मेरे को सुन लीजिए जी कि अलग अलग व्यक्ति अध्यक्ष बनते हैं, हम सर्वसम्मति बना लेते हैं, लेकिन उल्टा होता है सामने कि एक व्यक्ति के नाम पर ही सर्वसम्मति बनती है या एक परिवार के नाम पर सर्वसम्मति बनती है। माफ करें अजय जी, आपके तर्क में दम इसलिए नहीं कि सोनिया गांधी जब अध्यक्ष बनी तो बाकायदा 3 लोगों ने चुनाव लड़ा, उसके अंतर्गत वो निर्वाचित हुई, उसके बाद उनके संदर्भ में सर्वसम्मति बनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कभी कोई चुनाव 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति के बीच हुआ हो, ऐसा इतिहास नहीं है। इस सत्य से आप कैसे इनकार करेंगे? आप सर्वसम्मति बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी पे कांग्रेस का कहना है कि ये नियंत्रण कहीं और रहता है, वहां से नाम तय हो जाता है और आपके यहां उसे बता दिया जाता है। बहरहाल निशांत वर्मा जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। जी निशांत जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, मेरे मुंह की बात छीन ली कि आरएसएस के हेडक्वार्टर की छत्रछाया में जीने वाली भारतीय जनता पार्टी जो वहां से लड्डू फेंका जाता है उसको बिठा देते हैं जी और उसी को बनाते हैं। इनका कोई लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र की दिहाई मत है। दूसरी बात, आपने इलेक्शन की बात करी कि सोनिया गांधी के सामने राजेश पायलट लड़े थे, उससे मुझे याद आया जिस व्यक्ति को अभी अभी इन्होंने पार्टी में लिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव में हराया था। जी, अटल बिहारी वाजपेयी को। 1984 चुनाव तो बहुत सारे आते जाते रहते हैं, लेकिन मूल जो आपका सवाल था हिमांशु जी कि क्या लोगों को इतना वोट देना चाहिए कि जिस पार्टी को भी मिले उसको रहना, उसी को पूरा का पूरा वोट मिले? मेरे ख्याल से द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी इज कि लोग अपना वोट देते हैं और उसमें से फाइनली चाहे मिलीजुली सरकार बने, चाहे स्लिम मार्जिन की सरकार बने, लेकिन अजय जी को ये पता रहना चाहिए और उनके माध्यम से और आपके माध्यम से पूरे देश को पता चलना चाहिए कि देखिए, ये जो राजनीतिक गिद्ध है ना जी, वो राजनीतिक गिद्ध क्या करते हैं, एक बनी बनाई सरकार को तोड़ने की कोशिश। उनकी एक आदत होती है राजनीतिक गिद्ध की कि किसी भी तरीके से, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, कि किसी भी तरीके से एक बनी बनाई सरकार को तोड़ा जाए। अब फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की हालत देखिए, मध्य प्रदेश में इन्होंने तोड़ लिया, अब उपचुनाव होंगे, फिर कमलनाथ दोबारा बनने वाले हैं, क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं ये 22 के 22 हारेंगे अगर भाजपा टिकट देगी। भाजपा वालों का फ्यूचर क्या रहेगा उन 22 जगह का? उसी तरीके से आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, ऐसा मस्त महेंद्र सिंह धोनी वाला हेलीकॉप्टर शॉट मारा, ऐसा शॉट मारा बघेल साहब ने कि भारतीय जनता पार्टी की बाउंड्री से बाहर हो गई पूरी की पूरी बॉल। छत्तीसगढ़ की हालत देख लीजिए, महाराष्ट्र की हालत देख लीजिए। ऐसा ये राजनीतिक गिद्धपना करते थे कि इस बार इन्हीं के मुंह में पड़ा भड़ाक। ये भड़ाक शब्द मेरे को इतना अंदर से निकला है कि ये इनकी ना सारी की सारी निशांत जी का उल्लास छुपाए नहीं छुप रहा है। लेकिन मैं आखिरी बातचीत पर हूं, मुझे टीएस सिंहदेव साहब के पास में जाना है। और सिंहदेव साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल है इस कार्यक्रम के अंतर्गत, मौजूदा घटनाक्रम के अंतर्गत इस पर तो हम नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि किसको मिली मात, तो मात तो केवल जनता के विश्वास को मिली है। लेकिन जनता के साथ कांग्रेस विश्वास का सेतु बना पाए, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस के लोगों के ये लगातार पलटने, लुढ़कने, ढुलकने से जनता आज जा रही है, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी आ रही है। जयभान सिंह पवैया हैं मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता, उन्होंने एक ट्वीट किया कि सोनिया गांधी जी, आप अपनी राजनीतिक संतानों को क्या कहेंगे? सिंहदेव साहब कैसे संभालेंगे अपनी पार्टी को? इसमें
आम जनों के सामने अभी 3.5 साल राजस्थान सरकार के लिए भी बाकी हैं, अगले चुनाव के पहले कम से कम 3.5 साल बचे हैं जी। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात है तो कांग्रेस को ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा स्वरूप वो प्रस्तुत करे कि हम आपस की कमियों की चीजों को हम घर के अंदर उसके दायरे में हम सुलझा सकते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में बिना लाए, तब आपको विश्वास पब्लिक का मिलेगा। और इसमें हाईकमांड से लेके जिनको जिम्मेदारियां राज्यों में रहती हैं तालमेल बना के रखने की, उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति दोबारा सामने ना आए। बड़े महत्वपूर्ण बात सिंहदेव साहब ने कही है कि राष्ट्रीय स्तर पर हाईकमान को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि राज्यों के अंदर जो घर के अंदर के संघर्ष हैं उन्हें वह समय रहते अंदर ही संभाले, ना कि सड़क और चौराहों पर उसके फैसले होते दिखे। बहरहाल आज के कार्यक्रम का निष्कर्ष इसी रूप में है कि राजस्थान के सत्ता संघर्ष ने अगर किसी ने मात हासिल की है तो वो केवल जनता ने, जिसने एक भरोसा जताया था, पर उस भरोसे को कायम रख पाने में वहां की सरकार या वहां के राजनीतिक दल नाकाम रहे। उम्मीद है राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और जानेंगे जनता किन उम्मीदों के साथ उन्हें चुनती है और वह उस उम्मीद के साथ में क्या करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। हमारी आज की प्रासंगिक पंक्तियां मतदाता को लिए हैं, लेकिन इसको हम मरहूम शायर राहत इंदौरी को ही समर्पित कर रहे हैं। उनकी लिखी पंक्तियां हैं। राहत इंदौरी आज हमारे बीच में नहीं रहे। हमें इस बात का बड़ा मलाल रहा कि हमने मिर्जा गालिब को कभी नहीं सुना, लेकिन हमारी पीढ़ी इस बात पर गर्व करती थी कि गालिब को नहीं सुना तो क्या बात है, हमने राहत इंदौरी को तो सुना है। पर वो राहत इंदौरी आज हमसे फना हो गए। उन्होंने ये 4 पंक्तियां कही हैं कि जुबां तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। कि जुबां तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटाऊं, हिसाब तो दे। ये पंक्तियां आम जनता की हैं जो राजनेताओं से पूछ रही है कि मैं कितनी बार लुटूं। उम्मीद है राजनेता इस दर्द, इस तकलीफ, इस दुख को समझेंगे और इसके अनुसार अपने आचरण में कोई बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। एक बार विनम्र श्रद्धांजलि राहत इंदौरी जी को, उनकी फनाकारी को, उनकी कलाकारी को, उनके कलाम को, उनकी कलम को। और आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सदा प्रणाम।